बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में अपन एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस कंप्लीट करेंगे और आज से आपकी वीडियोस स्टार्ट हो रही है एडवांस अकाउंटिंग की। ठीक है, ये आपकी जो बुक है एडवांस अकाउंटिंग राजस्थान यूनिवर्सिटी, चाहे से आप महारानी में हो या कॉमर्स कॉलेज में हो, आपके लिए ये बुक बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेपर इसी में से ही बनता है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप प्लीज़ आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल करते हो, थ्योरी करते हो, तो आप इस बुक के करिए जिससे आपकी चांसेस हो सके कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो अब टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हुए आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें सिलेबस कौन कौन से है और आपको मैं कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करवाऊंगी। यूनिट नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो यूनिट नंबर फर्स्ट में दो चैप्टर है। पहला चैप्टर है डिपार्टमेंटल अकाउंट और सेकंड चैप्टर है ब्रांच अकाउंट। तो मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट यूनिट नंबर फर्स्ट में से जो क्वेश्चन आता है, एक प्रैक्टिकल आता है और एक थ्योरी आता है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगी आप इन दोनों में से कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, वो भी आपको प्लस थ्योरी के साथ, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों करना है। तो मैं आपको इन दोनों में से आपको ब्रांच डिपार्टमेंटल अकाउंट में करवाऊंगी क्योंकि आप 2022 में कौन सा क्वेश्चन आया था, डिपार्टमेंटल अकाउंट से क्वेश्चन आया था एक न्यूमेरिकल। तो प्लीज़ इसको ज़रूर करना। और ब्रांच अकाउंट क्या है, एक लेंथी चैप्टर है, तो इस लेंथी चैप्टर का अगर टाइम बचता है अपने पास तो इसे भी अपन कंप्लीट करेंगे। अब यूनिट नंबर सेकंड की बात की जाए तो आपको बस रॉयल्टी अकाउंट करना है, ये वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इसमें से आपकी थ्योरी आती है और बट ये चैप्टर नंबर थर्ड से रॉयल्टी का एक प्रैक्टिकल ज़रूर आता है, वो भी आता है आपके इलस्ट्रेशन में से, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की। बात करते थे यूनिट नंबर थर्ड में आप ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, होल्डिंग एंड सब्सिडी कंप्लीट। ये ओनली 12 पेज है और इसमें ओनली आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, आपका एक यूनिट ऐसे कंप्लीट हो रही है। तो अब यूनिट नंबर फोर्थ और फिफ्थ की बात की जाए तो फोर्थ यूनिट सबसे लेंथी यूनिट है, बहुत हार्ड और सबसे लेंथी यूनिट कौन सी है, यूनिट नंबर 4। तो मैं ये बोलूँगी आप जितना हो सके आप अवॉइड करिए, फिर भी मैं आपको इसमें से आपको क्वेश्चन करवाऊंगी इलस्ट्रेशन 7 to 16 चैप्टर नंबर थर्ड से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी का। ठीक है, अब लास्ट यूनिट की बात करते हैं। लास्ट यूनिट में आपको लिक्विडेशन और डबल अकाउंट सिस्टम, ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये दोनों ही कंप्लीट मैं कराऊंगी। आज अपन स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट बहुत सिंपल, सबसे ईजीएस्ट चैप्टर इस बुक का है, तो आपको आज यही का स्टार्ट करवाते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट एडवांस अकाउंटिंग डिपार्टमेंटल अकाउंट। अब देखो डिपार्टमेंट से आप क्या समझते हो, डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है कि अलग अलग पार्ट, मतलब जैसे आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी है एलजी की कंपनी है आपकी। ठीक है, वो एलजी कंपनी क्या करती है, रेफ्रिजरेटर बनाती है, टीवी भी बनाती है, वॉशिंग मशीन का भी प्रोडक्शन करती है और माइक्रोवेव का भी प्रोडक्शन करती है। बट यहाँ क्या है, एलजी एक कंपनी है बट इसने क्या कर रखा है, इन सब का अलग अलग डिपार्टमेंट ओपन कर रखा है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट क्या करती है, अलग अलग अकाउंट बनाती है, अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करती है और लास्ट में ये देखा जाता है कि इसमें से किसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसे लॉस में हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आपका नहीं चल रहा है, ये सब कुछ अपन देखते हैं। ये किसके थ्रू पॉसिबल है, ये ओनली पॉसिबल है डिपार्टमेंटल अकाउंट के थ्रू पॉसिबल है। अब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट क्या होता है। एक बिजनेस एस्टैब्लिश में हैव ए नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। एक बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ईच डीलिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स, और सभी क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के गुड्स से डील करते हैं। जैसे अगर ये एलजी है, इसका अलग डिपार्टमेंट क्या है, रेफ्रिजरेटर, तो ये क्या करेगा, ओनली रेफ्रिजरेटर ही बनाएगा। ये क्या है, टीवी, तो ये क्या करेगा, टीवी ही बनाएगा ये वाला डिपार्टमेंट। वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन ही बनाएगा। ये अपने खुद के एक मेन पर्पस के लिए बनाया गया है और वो उसी पर ही फोकस करते हैं। तो ये डिपार्टमेंट समझ में आ गया, डिपार्टमेंट क्या होता है। अब डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या होता है, अब जो ये अकाउंट बनाते हैं ये डिपार्टमेंट, जो रेफ्रिजरेटर का डिपार्टमेंट जो अकाउंट बनाएगा, रेफ्रिजरेटर में जो अकाउंट बनेंगे उसे क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंटल अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, देखें द अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर ईच डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट के थ्रू जो अकाउंट बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है,
separately by a business के थ्रू establishment having different department are known as डिपार्टमेंटल अकाउंट। उसे क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल अकाउंट बोलते हैं। जो डिपार्टमेंट जो अकाउंट बनाते हैं वो उसे क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब जो अकाउंट बनाते हैं वो कौन से अकाउंट होते हैं? वो अकाउंट होते हैं आपकी ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। बस आपको इस चैप्टर में आपको ट्रेडिंग और P&L अकाउंट ही बनाना। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि ट्रेडिंग क्या होती है और P&L क्या होता है। फिर भी मैं इसमें एक फॉर्मेट बताऊंगी। अगर आपको पीछे कुछ भी नहीं आता है तो डोंट वरी, इस वीडियो में सब कुछ आपको मिलेगा। अब है ऑब्जेक्टिव, क्यों बनाया जाता है डिपार्टमेंटल अकाउंट, क्यों बनाया जाता है? पहला पॉइंट है टू नो द सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। आपको पता चल सके कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट कमा रहा है और कितना लॉस कमा रहा है। जैसे ये LG है तो रेफ्रिजरेटर कितना कमा रहा है, टीवी वाला डिपार्टमेंट कितना कमा रहा है। इससे आपको पता चल जाता है। जब आप अगर ये अलग अकाउंट बनाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इससे इतना प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरीके से ये डिपार्टमेंटल अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि आपको पता चल सके कि प्रॉफिट और लॉस कितना है अलग अलग डिपार्टमेंट का। दूसरा है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, और इससे आपको क्या पता चलता है कि कितनी एफिशिएंसी है, कौन कितना अच्छी तरह से काम कर रहा है, कौन कितनी अच्छी तरीके से मार्केट में रन कर रहा है। इससे आपको पता चल जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? नॉलेज ऑफ एक्सपेंसेस, और आपको क्या होती है? नॉलेज भी हो जाती है एक्सपेंसेस की कि कौन सा कितना एक्सपेंसेस कर रहा है, किसका ज़्यादा खर्चा आ रहा है। ये किसके थ्रू पॉसिबल है? डिपार्टमेंटल अकाउंट के थ्रू। ये ऑब्जेक्टिव है इसके, इसलिए बनाए जाते हैं ये डिपार्टमेंटल अकाउंट टू अवॉर्ड द एम्प्लॉयज। अब देखो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता चल जाता है कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसे क्या किया जाता है? रेम्यूनरेशन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, कमीशन दिया जाता है, उसे अवार्ड भी दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी, जितना अच्छी तरह से वो काम करता है। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया आपको? फिर भी ऑब्जेक्टिव में कोई डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछिए। अब मेथड की बात करते हैं। इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है यूनिट वाइज मेथड होता है, एक सेकंड होता है कॉलमनार मेथड होता है। अपन वर्क करेंगे कॉलमनार मेथड के ऊपर वर्क करेंगे। ये वाला मेथड आपके इस बुक में नहीं है और ये कोई बिजनेस अडॉप्ट भी नहीं करता, इसको यूज में नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? इसका रीजन देखते हैं। ईच डिपार्टमेंट आर मेंटेन सेपरेट। इसमें क्या होता है? जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वो भी क्या होता है? अलग अलग बुक्स बनाते हैं, अलग अलग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ईयर के एंड तक। बट दिस मेथड इज नॉट पॉपुलर। ये ज़्यादा मेथड पॉपुलर नहीं है और ये एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। अब कॉलमनार मेथड क्या होता है? कॉलमनार मेथड क्या होता है? इसमें एक अकाउंट बनाया जाता है और कौन बनाता है? तीनों डिपार्टमेंट मिलकर बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं? सब अलग अलग बना रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? सब मिलकर एक अकाउंट बना रहे हैं। अपन वही करेंगे कॉलमनार मेथड। इसमें क्या होता है? ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। इन दिस मेथड ईच डिपार्टमेंट आर मेड ज्वाइंटली बनाते हैं ए सेपरेट कॉलम ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अब मैं आपको बात बताती हूँ, इसमें क्या है? कॉलमनार। तो कॉलमनार का मतलब क्या है? कॉलम्स। तो इस मेथड पर अपन क्या देखेंगे? कॉलम्स देखेंगे कि ए डिपार्टमेंट का अलग कॉलम होगा, बी का अलग कॉलम होगा, सी का अलग कॉलम होगा, ठीक है। कॉलमनार मेथड समझ में आ गया। अब ये फॉर्मेट देखिए, आप फॉर्मेट देखिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का फॉर्मेट। पर्टिकुलर ए, जैसे अब आपके पास कितने डिपार्टमेंट है? LG का डिपार्टमेंट है ए, LG का दूसरा डिपार्टमेंट है आपका टीवी का, तो टीवी का यहाँ आ जाएगा। वॉशिंग मशीन का है तो तीसरा कॉलम वॉशिंग मशीन का बन जाएगा, फोर्थ कॉलम माइक्रोवेव का है तो माइक्रोवेव का, तो ऐसे 4 कॉलम बन जाएंगे। क्वेश्चन में जितने कॉलम के लिए बोलेगा आपको उतना कॉलम बनाना है, ठीक है। अभी मैं 2 का बना रही हूँ, ए और बी का, ठीक है। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट जानते हो? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आपका ओपनिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, आपकी सेल्स आती है और आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं। वो सारे एक्सपेंसेस आपके आते हैं, ठीक है। वो कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे वेजेस हुआ, फ्रेट हुई, ऑक्ट्रॉय हुए, ठीक है। ये क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये क्या है? टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। ये आपको मैं अभी बाद में बताऊंगी, ठीक है। अब टू ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्या हुआ? ये ट्रेडिंग खत्म हो गया, यहाँ। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या किया जाएगा? P&L में ट्रांसफर किया जाएगा। P&L को यहाँ के क्या हो जाएगा? ये ट्रांसफर आ जाएगा, बाई साइड आ जाएगा। अब कौन सा आ गया? टू रेंट, टैक्सेस,
सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुए, जनरल एक्सपेंसेस हुए, इंश्योरेंस हुए, बैड डेब्ट्स हुए, ये सारे आपके देखो ये सारे कौन से एक्सपेंसेस हो गए, ये हो गए आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अभी अपन ने ट्रेडिंग में देखे वो कौन से थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो आपके उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो। जैसे अगर उस डिपार्टमेंट में कोई इंजीनियर काम कर रहा है, उसे जो सैलरी दे रहे हैं वो कौन से एक्सपेंसेस हो गए, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें कि वो एक्सपेंसेस जो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। जैसे रेंट, जहाँ रेंट दोगे आप जिस डिपार्टमेंट का, उसमें क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट और भी होंगे, ठीक है। तो वो चारों मिलकर क्या करेंगे, रेंट पे करेंगे, रेंट पे करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, इनडायरेक्टली क्या है, रिलेटेड है ये। अब देखो इसको एक इजी वे में समझे तो ऐसे देखा जा सकता है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो किससे रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं हो, उसके अलावा जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड हो, सभी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे रेंट क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। अब देखते हैं इनमें कि अपन किन पोर्शन में एलोकेट करेंगे, किन पोर्शन में आप डिवाइड करोगे, अपन वो देखेंगे अब, ठीक है। ये जो एक्सपेंसेस है, इन एक्सपेंसेस को देखेंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्सपेंसेस किस बेसिस पे एलोकेट होंगे, ठीक है, किस बेसिस पे डिवाइड होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है आपका परचेज एक्सपेंसेस। तो परचेज एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जो परचेजिंग करते वक्त जो एक्सपेंसेस करते हैं वो परचेज एक्सपेंसेस होते हैं। और इन्हें किस रेशियो में बांटा जाता है, इन्हें बांटा जाता है नेट परचेज रेशियो में बांटा जाता है। बस जो परचेज का अमाउंट दिया है उसका रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो में अपन डिवाइड करेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल करके बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास फ्रेट आ जाए तो उसे किस में रेशियो में बांटना है, परचेज रेशियो में बांटना है। कैरेज इनवार्ड हुआ, ड्यूटी हुई, ऑक्ट्रॉय हुई, डिस्काउंट हुआ या रेंट हुआ, ये किस रेशियो में बटेंगे, ये बटेंगे नेट परचेज रेशियो में बटेंगे। दूसरी बात की जाए सेल्स एक्सपेंसेस। सेल्स एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जब किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, सेल करते वक्त जो भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं वो सारे एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, सेल एक्सपेंसेस होते हैं। और इन्हें किस रेशियो में बांटा जाता है, इन्हें बांटा जाता है आपके नेट सेल्स रेशियो में बांटा जाता है। ये भी आपके पास गिवन होता है हमेशा, परचेज और सेल्स आपको हमेशा गिवन होगी, तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे सेल्स एक्सपेंसेस में कौन से आते हैं, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज, आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड हुआ, बैड डेब्ट्स हुए, सेल्स कमीशन हुई, सेल्स मैनेजर हुआ, सैलरी हुआ, आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हुई। ये सब किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है। एडवर्टाइजमेंट क्यों करती है, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए करती हो, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ करते हो कि आपकी सेल ज़्यादा हो इसलिए आपने डिस्काउंट दिया। बैड डेब्ट्स, आपके सेल्स आपने सेल किया तभी आपके बैड डेब्ट्स हुआ, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस सेल्स एक्सपेंसेस होते हैं। थर्ड की बात की जाए फिक्स एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, चाहे आपकी सेल हो या नहीं हो। जैसे आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो भी आपकी जो एक्सपेंसेस होंगे वो फिक्स्ड होंगे। जैसे रेंट हुआ, रेंट आप कितना भी कमा लो, आप रेंट उस बिल्डिंग का जितना दोगे उतना ही आप दोगे, ठीक है। जैसे आप लॉस में जा रहे हो तो भी आप रेंट उतना ही दोगे आप लैंडलॉर्ड को, ठीक है। तो कौन से एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंसेस। जैसे एक्सपेंसेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग पे जो एक्सपेंसेस किया जाए, रेंट हुआ, टैक्सेस जो आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, और ये सारे कौन से होते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। इसे किस रेशियो में बांटा जाता है, इसे बांटा जाता है स्पेस ऑक्यूपाइड। मतलब आपने जो रेंट आप किस बेसिस पे दोगे, आप रेंट हमेशा दोगे कि आपने कितने एरिया में आपने
जमीन ली है, आपने बिल्डिंग ली है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, रेंट दोगे। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे बांटा जाता है, इन्हें स्पेस ऑक्यूपाइड के बेसिस पे बांटा जाता है। आपको गिवन होगा इसका रेशियो। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन मशीनरी, जो भी मशीनरी है वो कौन सी हुई, ये हुई आपकी फिक्स असेट्स हुई, तो इनके एक्सपेंसेस किस में बांटे जाएंगे, उसी की वैल्यू में बांटे जाएंगे, वैल्यू ऑफ मशीनरी। अगर प्लांट है तो प्लांट की वैल्यू में बांटा जाएगा। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, मशीनरी के ऊपर लगता है, फिक्स असेट्स के ऊपर लगता है, तो वो किस रेशियो में बांटे जाएंगे, उस असेट्स की वैल्यू के में ही बांटे जाएंगे। जैसे एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मीटर होगा, अलग अलग क्या करेंगे, सब अलग अलग पे करेंगे। तो लाइटिंग और हीटिंग किसके अकॉर्डिंग बांटा जाएगा, मीटर रीडिंग, मीटर कितना आया मीटर में, अगर ये नहीं है तो लाइट पॉइंट आपको गिवन होंगे कितने लाइट पॉइंट है, स्पेस ऑक्यूपाइड में बांटा जाएगा। ठीक है, प्रायोरिटी पहले किसकी है, मीटर रीडिंग की है। अब इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, जैसे स्टॉक पे इंश्योरेंस लिया, बिल्डिंग पे लिया, प्लांट मशीनरी पे लिया, ये किसके ऊपर बांटा जाएगा, ये बांटा जाएगा स्टॉक वैल्यू पे या एरिया ऑक्यूपाइड पे या वैल्यू ऑफ मशीनरी के ऊपर बांटा जाएगा। वेलफेयर एक्सपेंसेस, वेलफेयर किससे रिलेटेड होते हैं, ऑफकोर्सली एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं, तो ये किस रेशियो में बांटे जाएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे बांटे जाएंगे इन ईच डिपार्टमेंट। अब हुआ पावर, पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो ये किसके बेसिस पे बांटा जाएगा, हॉर्स पावर आपको गिवन होगी। इतना आपको कुछ नहीं पूछेगा, आपको हमेशा ज़्यादातर परचेज एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस और आपको फिक्स एक्सपेंसेस पूछा जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाएगा। ये चार आप याद कर लीजिए, परचेज वाले परचेज में, सेल्स वाले सेल्स में, फिक्स वाले स्पेस वाले में, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी हमेशा मीटर में, लाइट पॉइंट्स में बांटा जाएगा। अब ऐसे एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जिसे बांटा ही नहीं जाता है। वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपकी गुडविल हुई, इंटेंजिबल असेट्स हुई, पेटेंट हुए, ठीक है, ट्रेडमार्क हुआ, ऐसे एक्सपेंसेस को बांटा नहीं जाता है। तो इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस है, वह भी अपन देखेंगे। जैसे आप देख सकते हो आइटम विच कैन नॉट बी एलोकेटेड, ऐसे एक्सपेंसेस जिसे क्या किया ना जा सके, एलोकेट नहीं किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सके, उसे डिवाइड नहीं किया जा सके, ऐसे एक्सपेंसेस। जैसे इंटरेस्ट हुआ, जिस चाहे वो डिबेंचर पे हो, लोन पे हो, कैपिटल पे हो, किसी पे भी इंटरेस्ट हो, वो आपको इस आपके P&L और ट्रेडिंग में नहीं आएगा। ये किस में आएगा, ये आएगा डेबिट साइड आएगा इन जनरल P&L अकाउंट में। जनरल P&L अकाउंट अलग है और P&L अकाउंट अलग है। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगी आपको। डायरेक्टर फीस हुई, सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर, सिंपल सैलरी गिवन हो आपको P&L में डालनी है, यहाँ सैलरी आपको गिवन है जनरल मैनेजर की, तो आपको किस में डालना है, जनरल P&L अकाउंट में डालना है। ऑफिस एक्सपेंसेस भी आपको जनरल P&L में डालना है, डेबिट साइड। अब इसके अलावा और बात की जाए तो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर फीस हुई, ये आपको क्रेडिट साइड आपको देना है P&L अकाउंट, जनरल P&L अकाउंट में। बट ये सारे एक्सपेंसेस जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग और P&L में नहीं आएंगे, ये आएंगे ओनली जनरल P&L अकाउंट में। अगर क्वेश्चन बोलता है जनरल P&L अकाउंट बनाने के लिए तभी बनाना है, वरना कोई नीड नहीं है। अब आपका आता है लास्ट पॉइंट, इस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट को सेल कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो क्या हो गया, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि ये टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, इसका जो अपन ट्रीटमेंट करते हैं उसका पॉइंट यहाँ आता है, इसका ट्रीटमेंट अपन यहाँ करते हैं। ठीक है, अब पहले अपन समझ लेते हैं ये होता क्या है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जैसे एक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वाई डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है गुड्स 10,000 के। ठीक है, तो एक्स डिपार्टमेंट क्या हो गया, सेंडर हो गया, भेजने वाला हो गया। वाई डिपार्टमेंट क्या हो गया, रिसीवर हो गया, रिसीव करने वाला हो गया। तो सेंडर को कौन करेगा, जिसने सेल किया होगा। रिसीवर कौन करेगा, जिसने परचेज किया। जैसे अपन ने परचेज किया तो अपन क्या करेंगे, गुड्स रिसीव करेंगे। अगर आपके सामने वाला आपको सेल कर रहा है तो आपको गुड देगा, तो वो सेंडर हो गया। तो जब भी आपको इंटर डिपार्टमेंट का क्वेश्चन आए तो जो भी सेल कर रहा है उसे क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, और जो रिसीव किया जा रहा है उसे डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको 2 कॉलम गिवन है। ठीक है,
एक तो टू साइड है, एक है बाय साइड, तो ये डेबिट साइड हुई। तो डेबिट साइड कौन से होते हैं, जो रिसीव करेगा वो डेबिट साइड आएगा और जो सेंड करेगा वो बाय साइड आएगा, ठीक है। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देखेंगे। अभी तक अपन ने पूरी थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर ली है। अब इलस्ट्रेशन से अपन समझेंगे कि जो मैंने जो आपको फॉर्मेट बताया है उसमें आप किस रेशो में बांटोगे उन सारे एक्सपेंसेस को। तो इसे प्रैक्टिकली करते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आपको इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देखो। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, राज कंपनी हैज 3 डिपार्टमेंट। जो राज कंपनी है उसके पास क्या है, 3 डिपार्टमेंट है डीलिंग इन कॉटन। कौन कौन से डिपार्टमेंट है उसके पास, कॉटन का है, वुलन का है, पॉलिस्टर का है, पॉलिस्टर फाइबर का है, ठीक है। द पर्टिकुलर ऑफ द डीलिंग ड्यूरिंग 2017 और 18, और आपको कुछ डीलिंग्स गिवन है 2017 की और 18 की, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, ये आपको गिवन है। आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है कॉटन का, वुलन का, पॉलिस्टर का। क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 4500, 300, 3000 और 1500। परचेज आपको गिवन है 1,50,000, 1,20,000 और 90,000। सेल्स इसी तरीके से आपको गिवन है 3 लाख, 2 लाख 25,000 और 1,50,000। और आपको कुछ अदर इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, जो आपकी P&L में आएगी। कौन कौन सी है, ब्रांड एंड टैक्सेस आपको गिवन है 15,000, ठीक है। और इसको किस रेशियो में बांटा है ये भी आपको गिवन है। इसमें कौन सी रेशियो, 2:1:1। अगर आपको ये रेशियो गिवन नहीं होता तब आपको कौन से रेशियो में बांटना था, स्पेस रेशियो में ही बांटना था, ठीक है। सेकंड, सैलरी आपको 30,000 है, इसका रेशियो भी आपको गिवन है, इस रेशियो में आपको बांटना है। एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, अब यहाँ देखिए एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए यहाँ कोई रेशियो गिवन नहीं है। तो इसका मतलब आपको दिमाग लगाना है कि जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो किससे रिलेटेड होता है, वो रिलेटेड होता है आपके सेल्स से रिलेटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन से रेशियो में बटेंगे, ये बटेंगे आपके सेल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आगे देखते हैं, जनरल एक्सपेंसेस आपके लिए बोल दिया है कि इक्वल रेशियो में बांट देना है तीनों डिपार्टमेंट में। अब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप रिसीव करते हो तो डेबिट करना, अगर आप सेंड करते हो तो आपको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके जैसे फ्रॉम कॉटन से क्या हो रहा है, फ्रॉम कॉटन से कॉटन क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। किसे किसे ट्रांसफर कर रहा है, वुलन को कर रहा है, एक पॉलिस्टर को कर रहा है। तो वुलन और पॉलिस्टर क्या हो गए, रिसीवर हो गए और ये सेंडर हो गया। तो ये सेंडर, अब ये वुलन और पॉलिस्टर है वो किस साइड आ जाएंगे, डेबिट साइड आ जाएंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। और इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, कॉटन में आ जाएगा क्रेडिट साइड। अपन अभी क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे आप देखिए, आगे इसी तरीके से वुलन ने ट्रांसफ़र किया है कॉटन को, पॉलिस्टर ने ट्रांसफ़र किया है कॉटन को और वुलन को ट्रांसफ़र किया है। अब आगे देखो, प्रीपेड डिपार्टमेंट है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। आपको क्या बनाना है, आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और P&L अकाउंट आपको बनाना है। ऑल्सो शो द नेट प्रॉफिट ऑफ राज कंपनी, और आपको नेट प्रॉफिट भी शो करना है आफ्टर प्रोवाइडिंग 25,000 जनरल रिजर्व एंड पेइंग इनकम टैक्स पे करके, और आपको जनरल रिजर्व में 25,000 डालकर आपको नेट प्रॉफिट भी आपको शो करना है, ठीक है। अब आपको मैंने फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ठीक है। अब अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। आप देखिए यहाँ आपको क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक किस में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अपन क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से 15,000, 7,500 और 4,500 आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 15,000, 7,500 और 4,500, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, परचेजेस आता है। तो आपके पास परचेजेस गिवन है कितनी, 1,50,000 कॉटन डिपार्टमेंट का है आपके पास, 1,20,000 आपको वुलन का है और 90,000 आपका पॉलिस्टर का है। आगे क्या गिवन है, आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ये भी आपके ट्रेडिंग में आते हैं। ट्रेडिंग में बाय साइड आते हैं, तो अपन क्या करेंगे, बाय साइड लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से आ जाएगा कितना, 4500, 3000 और 1500। तो क्लोजिंग स्टॉक के नाम तो 4500, 3000 और 1500, तो यहाँ 1500। और
और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, आपका आता है सेल्स आता है। तो सेल्स कितनी गिवन है, 3 लाख गिवन है। तो यहाँ पहले कॉटन में 3 लाख है आपका। दूसरा कितना गिवन है, सेल्स 2,25,000 और 1,50,000। तो ये हो गया 2,25,000, 1,50,000। ठीक है, ओपनिंग आ गया, परचेज आ गया, सेल्स आ गई, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इसके अलावा आपको मैंने फॉर्मेट में आपको इसके अलावा मैंने एक पॉइंट और बताया था, वो था इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। देखिए ये फॉर्मेट इतना किसका है, ट्रेडिंग का है। तो अपन ने सेल कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक कर लिया और परचेज कर लिया और आप क्लोजिंग स्टॉक कर लिया। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस अपन ने कर लिया। वेजेस आपको गिवन नहीं है, फ्रेड आपको गिवन नहीं है और आपको अभी क्या गिवन है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र गिवन है, बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र गिवन। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे और अच्छी तरह देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखो आगे क्या बोला है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र व टू वूलन। वूलन को कितना दिया, 15,000 और पॉलिस्टर को 7,500 दिया। ठीक है, अब एक तरफ अपन ऐसे लिख लेंगे, वूलन, पॉलिस्टर और कॉटन। अब मैंने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, ये आपकी हो गई है डेबिट साइड। कौन कौन सी आएगी, क्रेडिट साइड देखेंगे, कॉटन, वूलन और पॉलिस्टर। धीरे धीरे समझ आ रही हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे, तो आपको समझ में आना चाहिए। आगे क्या बोला, फ्रॉम कॉटन, कॉटन फ्रॉम कॉटन, कौन दे रहा है, कॉटन दे रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ और लिख रही हूँ एक, जो सेंड कर रहा है, सेंड करने वाला क्या होगा, क्रेडिट होगा और रिसीव करने वाला क्या होगा, डेबिट होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, फ्रॉम कॉटन, कॉटन क्या कर रहा है, यहाँ कॉटन क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, तो उससे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बट किस किस को सेंड कर रहा है, वूलन को कर रहा है और पॉलिस्टर को कर रहा है। तो वूलन और पॉलिस्टर क्या हो गए, रिसीवर हो गए। तो रिसीव होने वाला क्या हो गया, डेबिट हो गया। कितना कितना डेबिट में लिखेंगे, वूलन में 15,000 रुपये मिल गए इसे और 7,500 इसमें मिल गए। बट कॉटन तो क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, इससे तो रिसीव नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ कॉटन क्या कर रहा है, यहाँ सेंड कर रहा है। कितना, इन दोनों का टोटल 15,000 और 7,500 कितने होते हैं, देखिए 15,000 प्लस 7,500 होते हैं 22,500। तो ये 22,500 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, कॉटन ने सेंड किया वूलन को, पॉलिस्टर को 15,000 और 7,500। समझ में आ गया। इसे यहाँ क्रेडिट लिख कर दिया कॉटन में, क्योंकि कॉटन क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, तो इसे क्रेडिट कर दिया। और यहाँ वूलन और पॉलिस्टर क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो इसे डेबिट साइड लिख दिया। ठीक है, और इन दोनों का टोटल यहाँ आ जाता है क्रेडिट साइड, क्योंकि टोटल कॉटन ने कितना सेंड किया, 22,500 सेंड किया है। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ देखिए, फ्रॉम वूलन। अब क्या कर रहा है, वूलन सेंड कर रहा है, वूलन सेंड कर रहा है कॉटन को, पॉलिस्टर को। तो अब क्या होगा, कॉटन में 9,000 आ जाएगा, क्योंकि वूलन क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। और रिसीव कौन कर रहा है, सबसे पहले ये देखिए, रिसीव कौन कर रहा है, कॉटन और पॉलिस्टर। तो रिसीव साइड मतलब डेबिट साइड, डेबिट साइड क्या लिख दे, 9,000 और 4,500। तो डेबिट साइड कॉटन में 9,500 और कौन कर रहा है, पॉलिस्टर कर रहा है 4,500। तो ये हो गए 4,500। ठीक है, अब वूलन तो सेंड करने वाला है, तो वूलन इस साइड क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 9,500 और 4,500 कितने हुए, 9,500 प्लस 4,500 14,000 रुपये। तो 14,000 रुपये यहाँ क्रेडिट में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, जो रिसीव कर रहा है ना उसे डेबिट में लिख दो। ठीक है, जिसका ये खाली है ना उस साइड क्रेडिट में इनका टोटल लिख दो, बस इतना करना है। इसी तरीके से अपन ने पॉलिस्टर का कर लिया। पॉलिस्टर ने क्या किया, सेंड किया कॉटन को, वूलन को। कॉटन में कितना है 4,500, तो कॉटन में लिख दिया डेबिट साइड 4,500 और वूलन को कुछ नहीं दिया, तो इसमें डैश आ गया। ठीक है, पॉलिस्टर ने टोटल कितना दिया, टोटल दिया उसने 4,500, तो 4,500 यहाँ पॉलिस्टर में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉटन का टोटल करेंगे। जब इसे कॉटन का टोटल करेंगे तो 14,000 आएगा, वूलन का टोटल करेंगे तो
15,000 आएगा। पॉलिस्टर का टोटल करेंगे तो 12,000 आएगा। इसी तरीके कॉटन का टोटल किया क्रेडिट साइड का तो 22,500, इसका अपन ने टोटल किया तो इसका आया आपका 14,000 आया, और इसका अपन ने टोटल किया तो 4,500 आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, डेबिट साइड। तो ये रहा आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट, डेबिट साइड ये रही आपकी और क्रेडिट साइड आपकी ये रही। ठीक है, डेबिट साइड के अपन क्या करेंगे, टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र के नाम से अपन लिख देंगे कॉटन में कितना आ रहा है। देखो यहाँ कॉटन में डेबिट साइड कितना है 14,000, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 14,000। दूसरा डेबिट साइड में ये रहा, डेबिट साइड में वुलन का कितना है 15,000, तो यहाँ 15,000, यहाँ कितना है 12,000, तो यहाँ आपका 12,000 आ गया। ये क्या हो गया, डेबिट साइड का टोटल आ गया। अब क्रेडिट साइड में अपन इस अमाउंट से अपन लिख देंगे किस नाम से, बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। इसमें भी क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। कितना है कॉटन का देखिए, यहाँ कॉटन में कितना है 22,500, तो यहाँ लिखेंगे 22,500, यहाँ लिखेंगे 14,000, यहाँ लिखेंगे 4,500, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेडिंग। अभी क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। तो अपन इसका टोटल करते हैं। ठीक है बच्चे, आपको आ गया यहाँ तक। अब आगे देखिए, अभी मैंने आपको बोला था फ्रॉम वुलन ने कितना ट्रांसफ़र किया, कॉटन को 9,000 किया था। ठीक है, पर अपन ने यहाँ क्या लिखा 9,500 लिखा, तो इसे आपको करेक्ट करना है 9,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपका ये होगा 13,500 होगा, तो ये 13,500 आएगा। तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ 13,500 आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी यहाँ टोटल चेंज हुआ है तो यहाँ भी टोटल चेंज होगा। 9,000 और 4,500 कितना होता है, वो होता है 13,500। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा 13,500 होगा। तो इसे टोटल इसका टोटल कितना आएगा 13,500। तो ये किसका है, वुलन में 13,500 यहाँ आएगा, वुलन में यहाँ 13,500 आएगा। करना वैसे ही है, बस यहाँ मैंने 9,500 ले लिया था, तो मैंने अभी देखा तो ये 9,000 रुपीज़ है, तो इसे आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे। ठीक है, अब टोटल करके दिखाती हूँ मैं आपको। फिर इन टोटल में से क्या करेंगे, इसका लेस करते जाएंगे, तब आपके पास क्या जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा। तो अपन करते हैं इसे। अब इसका टोटल किया अपन ने कॉटन का तो 3,27,000 आया आपका। ठीक है, अब इस 3,27,000 में से क्या किया है, लेस किया है कॉटन डिपार्टमेंट का। कितना माइनस किया, 15,000 इसमें से लेस किया, 1,50,000 लेस किया और 13,500 आपने लेस किया, तो क्या आया 1,48,500। तो मैंने यहाँ लिख दिया है 1,48,500। इसी तरीके से जो वुलन है, वुलन का अपन ने यहाँ टोटल किया, कितना आया 2,41,500। कितना आया 2,41,500। इसमें से अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे 2,41,500 में से लेस करेंगे 7,500, 1,20,000 माइनस 15,000, तो क्या आएगा आपका 99,000 आएगा। तो मैंने 99,000 यहाँ लिखे। इसी तरीके से पॉलिस्टर का करेंगे। ठीक है, यह आपका आ गया ग्रोस प्रॉफिट आ गया है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ का टोटल ज़्यादा होता है तो जो बैलेंस होगा वो इस साइड क्या हो जाएगा, ग्रोस लॉस के नाम से आ जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या बनाएंगे, P&L। यहाँ आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब बनाएंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसे क्या करते हैं, यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं P&L अकाउंट में। तो ये कितना बाय साइड आ जाएगा GP के नाम से, ग्रोस प्रॉफिट के नाम से 1,48,500, 99,000 और 49,500 यहाँ आ गया। अब देखो P&L के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, वो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस कितना है 15,000। तो 15,000 रेंट और टैक्सेस है। देखो यहाँ रेंट एंड टैक्सेस कितना है आपका, रेंट एंड टैक्सेस 15,000। तो इसे कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, 2:1:1। तो ठीक है, इस रेशियो कैसे निकालते हैं आपको पता है। देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, ऐसे किया जाता है 15,000 × 2 डिवाइडेड बाय किससे किया जाता है, इनका टोटल 2 और 2
4 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे 15,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, तो 7,500 ये हो गया आपका 7,500। इसी तरीके से 15,000 इंटू 1/4, 15,000 इंटू 1/4, एक बार 2 लिया, एक बार 4 लिया, एक बार 2 लिया, एक बार 1 लिया, एक बार 1 लिया, डिवाइडेड बाय इसका टोटल। ठीक है, इसे करते हैं 15,000 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आया होगा 3,750। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, रेंट एंड टैक्सेस के नाम से लिख देंगे, इसमें 7,500, इसमें 3,750। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सैलरी बोली है, सैलरी को भी ऐसे डिवाइड करेंगे। सैलरी कितनी है आपकी 30,000, सैलरी आपकी कितनी है 30,000। 30,000 को डिवाइड किस में करना है 6:3:1, 6:3:1, वही 30,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 10, 30,000 डिवाइडेड इंटू 3 डिवाइड बाय 10, 30,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब कितना आया, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18,000, 9,000 और यहाँ आ जाएगा 3,000। तो यहाँ लिख देते हैं 18,000 सैलरी में, 9,000 वुलन वाले में आ जाएगा और 3,000 आपका पॉलिस्टर का आ जाएगा। अब देखो एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है 33,750, कितना है 33,750 सेलिंग वाला। ठीक है, इसमें क्या बोला है सेल्स रेशियो, तो आपके पास सेल्स रेशियो आपको गिवन नहीं है, आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्या गिवन है, सेल्स गिवन है कितना 3 लाख, 2 लाख 50 और 1 लाख 50। कितना गिवन है 3 लाख, 2 लाख 50 और 1 लाख 50, ये गिवन है ना, 2 लाख 25 है यहाँ। ठीक है, अभी फिर गलती कर देते अपन, 2 लाख 25। अब देखो इसे करेंगे 3 0 से 3 0, अब कितना बचा 300, रेशो 2:5, रेशो 150। अभी किससे कट रहा है, ये कट रहा है 5 से, अब किससे कट रहा है 3 से ही कट रहा है, अब फिर से 5 से कट रहा है ये, तो क्या रेशियो आ गया सेल्स रेशियो 4:3:2 आ गया। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है 33,750 को इस रेशियो में अपन बांट, क्या आ गया सेल्स रेशियो आ गया 4:3:2। अब इस रेशियो में आपको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। कितने हैं ये आपके 33,750 आपके सेलिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए 33,750 सेलिंग एक्सपेंसेस है और आपका सेल्स रेशियो क्या है 4:3:2 रेशियो आपका सेलिंग एक्सपेंसेस है। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे इन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना है 33,750 इंटू 4 डिवाइडेड बाई इसका टोटल 9, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 15,000 आएगा। इसी तरीके से अपन वुलन का निकालेंगे 33,750 इंटू 3 डिवाइडेड बाय टोटल, तो ये आपका आएगा 11,250। इसी तरीके से पॉलिस्टर का निकालेंगे। अब ये वाले अपन ने जो कैलकुलेट किया है इसे क्या करेंगे अपन P&L में यहाँ लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट 15,000, 11,250 और 7,500। ये कौन से लिखे हैं मैंने, ये अपन ने जो कैलकुलेट किया है अभी वही लिखे हैं। आगे क्या है, आगे 4th पॉइंट बोल रहा है और ये लास्ट पॉइंट है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं आपके 11,250 और इन्हें किस रेशियो में बांटना है, आपको इक्वल रेशियो में बांटना है। ठीक है, कितने 11,000, देखो यहाँ 11,250 है, इसको कितने डिपार्टमेंट है 3 डिपार्टमेंट है, तो डिवाइडेड बाय 3 तो 3,750 आ जाएगा हर डिपार्टमेंट में। तो 3,750 यहाँ, 3,750 यहाँ, 3,750 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ सब कुछ हो चुका है। अब क्या करना है, इस साइड का टोटल करेंगे और इसमें से क्या करेंगे ये लेस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसे नेट प्रॉफिट अपन कैलकुलेट करते हैं।
इसका टोटल क्या हुआ 1,48,500, 99,000, 49,500। ठीक है, अब देखो 1,48,500 में से लेस करेंगे 7,500, 18,000, 15,000 और 3,750, तो क्या हुआ 1,04,250। तो कितना आ गया 1,04,250 आ गया आपका। ठीक है, ये टोटल है इस साइड का। ठीक है, अब 99,000 में से अपन क्या करेंगे, सब कुछ लेस कर देंगे। तो ये लिखते हैं 99,000 में से लेस करेंगे 3,750 माइनस 9,000 माइनस 11,250 माइनस 3,750, तो कितना रहा है 71,250। तो ये 71,250 यहाँ आएगा। अब आगे देखते हैं, इसमें से क्या करेंगे, ये सब कुछ लेस कर देंगे। 4,95,100 में से क्या करेंगे, ये 49,500 में से क्या करेंगे, ये लेस कर देंगे सभी। ये कितने हैं 3,750 लेस करना था 49,500 माइनस 3,750 माइनस 3,000 माइनस 7,500 माइनस 3,750, तो क्या है 31,500। तो यहाँ लिखते हैं 31,500। ये था आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ठीक है, इसमें मैंने पूरी कंप्लीट थ्योरी बता दी है। अगर आप थ्योरी करके जाते हो तो ऑफकोर्सली क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा इस चैप्टर से। अगर आप प्रैक्टिकल करते हो तो प्रैक्टिकल भी आएगा, थ्योरी करते हो तो थ्योरी भी आएगा। पर मैं बोलूँगी कि आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही करना है अगर आप एक ही चैप्टर करके जाते हो तो। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन और भी अलग क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।